पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो चलिए मैं आपको आज की कहानी विस्तार से बताती हूँ। आज की कहानी में दिखाया गया है कि पाटन में बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे कि कार्यक्रम हो रहा है। और कार्यक्रम क्या हो रहा है ये आपको मालूम ही है। पुष्पा के पिता को सम्मानित किया जा रहा है, उनकी मूर्ति का अनावरण होने वाला है जिसमें कि मास्टर जी के साथ पुष्पा भी शामिल हुई है। इतनी श्रद्धा के साथ मास्टर जी को और पुष्पा के पिताजी को सम्मानित किया जा रहा है, जिसे देखकर मास्टर जी की आंखों में आंसू आ जाता है और पुष्पा की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं है। इसी बीच में पुष्पा के पास दीप्ति का फोन आता है और साइड होकर पुष्पा दीप्ति का फोन उठाती है। पुष्पा खुशी से दीप्ति को पाटन में होने वाले कार्यक्रम का पूरा विवरण देती है, लेकिन हैरान हो जाती है जब दीप्ति उनको वीडियो कॉल पर वो कार्यक्रम दिखा रही है जो वो चौल के सभी लोगों के साथ कर रही है, यानी कि अपने नाना जी के तस्वीर को रखकर सबको नमन करवा रही है उनके जन्म दिवस पर। और खासकर अश्विन को अपने नाना जी को फूल चढ़ाकर नमन करते हुए देखकर वीडियो कॉल पर पुष्पा को बहुत खुशी होती है और वो दीप्ति को कहती है कि तू बड़ी सयानी है, तू मेरे पीछे में भी कितने अच्छे से मेरे पिता के जन्मदिवस को मना रही है। यहाँ तक कि जो अश्विन बाहर रह रहा है घर से, उसे भी अपने नाना की जन्मदिन में तू शामिल कर रही है। सचमुच तू बहुत होशियार है, मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। अब आगे की कहानी में ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो पुष्पा को कहते हैं कि आप पर्दा हटा के अपने पिता के मूर्ति का अनावरण कीजिए। पुष्पा आगे की ओर बढ़ती है और बहुत खुशी से आंखों में खुशी के आंसू लिए अपने पिता के मूर्ति का यानी कि प्रतिमा का अनावरण करती है। वो लाल कपड़ा हटाती है। इसे देखकर मास्टर जी भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक से सभी हैरत में पड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके पिता की मूर्ति ना होकर सिर्फ एक काला पत्थर दिखाई देता है। कैमरामैन भी वहीं पे रुक जाता है और सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि मूर्ति कहाँ गई। इस मूर्ति की जगह काला पत्थर किसने रख दिया और उस पर लाल कपड़े को किसने रख दिया, किसने इस तरह से ढककर ऐसा मजाक किया है। ऐसे दृश्य को देखकर पुष्पा अचानक से घबरा भी जाती है और परेशान सी हो जाती है। उसे परेशान देखकर मास्टर जी भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। आगे की सीन में दिखाया गया है कि मूर्ति चोर काले कपड़े से अपना मुंह ढके हुए है और हाथों में पुष्पा के पिताजी की प्रतिमा लिए हुए तेज बारिश में भाग रहा है। ना जाने वो कहाँ छुपने के लिए जा रहा है और उसके पीछे कुछ लोग भी भाग रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। वो इतना तेज भाग रहा है कि वो किसी के हाथ नहीं आ रहा है। इधर ऑर्गेनाइजर्स भी आपस में बात करते हैं कि जरूर मूर्ति उसी ने चुराई होगी। मुझे पूरा शक है कि उसने ही मूर्ति चुराई है, पर वो कौन है अभी इस बात को यहाँ पर नहीं बताया गया है, क्लियर नहीं किया गया है। इधर पुष्पा भी मास्टर जी से कहती है कि मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं है कि पिताजी का कोई ऐसा दुश्मन होगा जो आज के दिन इतनी गंदी हरकत करेगा। मास्टर जी भी पुष्पा को सांत्वना देते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनका कोई दुश्मन हो। जरूर कोई गलतफहमी है जो कि जल्दी ही क्लियर हो जाएगा, तुम मत घबराओ। इस सीन में यह दिखाया जाता है कि अश्विन को रात को बाहर सोया हुआ देखकर दीप्ति को बहुत दुख पहुंचता है। उसे अंदर में बहुत बुरा लगता है। तो चिराग उससे कहता है कि अभी तो मम्मी पाटन गई हुई है, क्यों नहीं भाभी आप भैया को अंदर घर में बुला लेती हैं। तो दीप्ति कहती है कि नहीं, मम्मी ने उन्हें सज़ा दी है तो उनकी सज़ा मम्मी ही माफ़ करेगी, मैं नहीं करूँगी। अश्विन ने जो हरकत की है उसके लिए अभी इसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसे पूरा का पूरा सबक ना मिल जाए और अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। इतना कहकर दीप्ति अंदर चली जाती है। दीप्ति जैसे ही अंदर जाती है तभी चिराग देखता है कि सामने में घर के टैक्सी आके रुकी है और उसमें से कुंजवाला मौसी उतरी है अपने पूरे सामान के साथ, ढेरों सामान के साथ। तो चिराग जल्दी से दीप्ति को आवाज़ देता है और कहता है कि भाभी, कुंजवाला मौसी आई हैं और अश्विन भाई बाहर सोए हुए हैं। अगर उन्होंने अश्विन भाई को बाहर सोता हुआ देख लिया तो क्या होगा। इस सिचुएशन को देखकर दीप्ति भी काफ़ी घबरा जाती है और समझ नहीं पाती है कि वो क्या करे।
वो दोनों कुछ करते, यानी कि चिराग और दीप्ति कुछ करते इसके पहले ही कुंजवाला मौसी अश्विन के पास जाती है और उससे पूछती है कि अरे अश्विन कुमार, तुम यहाँ क्यों सोए हुए हो। और अश्विन खुद कुंजवाला मौसी को देखकर घबरा जाता है। वो कहता है कि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आके बैठा था और मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। वो अश्विन की बात को, यानी कि कुंजवाला मौसी अश्विन की बात को सच मान लेती हैं और फिर उसे हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाना चाहती हैं। लेकिन अश्विन का मन जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि वो दादी के साथ अंदर जाए या नहीं जाए, लेकिन दादी उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आती है। इन सारी घटनाओं को बालकोनी में खड़ी काकू भी देख रही होती है और वो नीचे उतरकर आती हैं, कुंजवाला मौसी से बात करती हैं और इस सिचुएशन को संभालने में दीप्ति को पूरा साथ देती हैं। अब आगे के कार्यक्रम को जारी रखने के लिए पुष्पा के पिताजी की एक तस्वीर मंगाई जाती है और उस पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम को पूरा संपन्न किया जाता है। और दूसरी तरफ वो चोर जो है, वो मूर्ति जो लेकर भागा है, वो चोर एक पंडाल में जाता है, यानी कि एक पूजा के पंडाल में जाता है और वहाँ पर वो मूर्ति को, यानी कि पुष्पा के पिताजी की प्रतिमा को, मूर्ति को एक टेबल पर रखता है और एक दीपक जलाता है और एक दिया जलाकर वो उनकी पूजा करता है। यानी कि एक तरफ फोटो पर माला चढ़ाकर पुष्पा अपने पिताजी की पूजा करती है और दूसरी तरफ वो चोर जो है माला चढ़ाकर और दीपक जलाकर पुष्पा के पिताजी के मूर्ति की पूजा करता है और उनका जन्म दिवस मनाता है। तो आज की कहानी में बस यहीं तक। अब कल की कहानी में आप देखेंगे कि कुंजवाला मौसी के आने के बाद पुष्पा के घर पर जब कुंजवाला मौसी आती हैं तो इसकी खबर मनीष को और सोनल जी को होती है। तो वो लोग पुष्पा के घर पर कुंजवाला मौसी से, यानी कि अपने सोनल अपनी सास से और मनीष जी अपनी माँ से मिलने आते हैं। जबकि सोनल के बारे में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने इस चौल में कदम ना रखने की कसम खाई थी, लेकिन दीप्ति की दादी के आने के बाद उन्हें यहाँ आना पड़ता है और बेमन से ही इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। तो फिलहाल आज की कहानी यहीं तक है गाइस। अब कल की कहानी में क्या होगा यह बात मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।